हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं और गुप्त साम्राज्य में आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। इसको याद रखिएगा। गुप्तकालीन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी कौन कौन से होते थे। सबसे पहले होता था राजा यानी सम्राट। गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर मतलब सबसे ऊंचे पद पर राजा होता था। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक। तो ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। मैंने आपको जब चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इन सब के बारे में जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने उन सभी की उपाधियों के बारे में भी बताया था। इन सभी ने अपनी कोई ना कोई उपाधि जरूर धारण की हैं, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपनी महिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये लोग उपाधियाँ धारण करते थे। अब राजा का काम क्या होता था? तो राजा का काम यानी कर्तव्य होता था युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करे, किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करे। यही सारी चीज़ें राजा के कर्तव्य होते थे। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्यायाधीश का मतलब न्याय करने वाला। जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था वो कौन होता था? राजा ही होता था। अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप करता था। मतलब जो धर्म होता था उसी के अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं था कि धर्म के विपरीत जाकर कोई न्याय करता था। इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी। तो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत, ये चीज़ याद रखना। वंशानुगत कहने का मतलब अगर राजा की डेथ हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसका आने वाला बेटा या उसका जो पुत्र है उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये वंशानुगत हो गया। राजतंत्रात्मक मतलब उस समय राजा, ऐसा नहीं, चुनाव नहीं होता था कि इलेक्शन जैसा सिस्टम आज है, वैसे पहले नहीं होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा ही सब कुछ होता था और राजा के पास ही सारी शक्तियाँ होती थीं। मंत्री होते थे लेकिन वो सारे उसके अधीन होते थे और कोई चुनाव वगैरह नहीं होता था। तो राजाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं। अधिकारीगण। कामंदक एवं कालिदास ने दोनों ने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। यानी मंत्रियों के पद पर कौन कौन आ सकते थे? राजकुमार यानी कि जो राजा के पुत्र थे वो आ सकते थे, या कोई सामंत आ सकता था, या कोई अधिकारी। तो इन सभी को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता था। और नियुक्ति कौन करता था? राजा द्वारा नियुक्ति होती थी। व्यक्तिगत योग्यता यानी अगर योग्य हैं तो राजकुमार, सामंत या फिर उच्च अधिकारी मंत्री के पद पर आ सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी कुमारमात्य होते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे? कुमारमात्य। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अब एक इतिहासकार हुए हैं अल्टेकर। इनका कहना है कि कुमारमात्य आधुनिक आईएएस वर्ग के पदाधिकारी थे। यानी जैसे आज आईएएस होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, वैसे गुप्तकाल में कुमारमात्य हुआ करते थे, बड़े अधिकारी थे। कुमारमात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। यानी जैसे आज डीएम होता है, ये क्या करता है? राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है। यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी नीतियाँ बनाती हैं उनको स्थानीय स्तर पर लागू करवाता है डीएम। तो ठीक ऐसे ही कुमारमात्य होता था पहले।
फिर आगे बात करें तो गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश जारी करते थे। तो वही चीज़ है कि जो राजा होता था, सम्राट जो होता था, वो मंत्रियों से सलाह लेता था, लेकिन सलाह उनका मानने के लिए बाध्य नहीं था। अगर सलाह सही लगा तो मान लेता था और नहीं लगा तो उसको नहीं मानता था। और जो अधिकारी होते थे उनको आदेश वगैरह भी राजा ही देता था, संदेश जारी करता था। हर्षेण, अब ये चीज़ याद रखना, हर्षेण कौन है? यह समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक था। संधि विग्राहक मतलब विदेश मंत्री एक प्रकार से था। वीरसेन ये चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक था। वीरसेन कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। पृथ्वीसेन ये कुमारगुप्त का मंत्री था। पर्णदत्त एवं चक्रपालित ये स्कंदगुप्त के मंत्री थे। तो ये सब प्रमुख गुप्तकालीन अधिकारी हैं। गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद धारण कर सकता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गुप्त काल में क्या होता था, एक मंत्री जो है वो एक साथ कई पद धारण कर सकता था। यानी गृह विभाग भी उसी के पास रहे, रक्षा विभाग भी उसी के पास रहे, और भी जल विभाग, विद्युत विभाग, ये सारी विभाग मतलब एक साथ धारण कर सकता था। अब उसमें विद्युत नहीं था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। इस काल में भी पद वंशानुगत होने लगे थे। ये देखिए, इसी काल में ये जो अधिकारी थे इनके पद कैसे होने लगे थे? वंशानुगत, क्योंकि एक ही परिवार की कई पीढ़ियाँ ऊंचे पदों को धारण करती थी। इसकी जानकारी करमदंडा अभिलेख से मिलती है। तो एक करमदंडा अभिलेख है और इससे जो है ये जानकारी मिलती है कि एक अधिकारी कई पद धारण कर सकता था। अब यहाँ पर देखिए, गुप्तकालीन अधिकारियों के बारे में बताया गया है और उनसे संबंधित विभाग, यानी वे किस विभाग से संबंधित है। जैसे महाबलाधिकृत ये सैन्य विभाग से संबंधित है, यानी सेनापति हुआ करता था। तो ये चीज़ याद रखना, महाबलाधिकृत कौन होता था? सेनापति। महादंडनायक ये न्याय विभाग यानी न्यायाधीश से संबंधित होता था। महादंडनायक को आज हम लोग क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। संधि विग्राहक मैंने बताया युद्ध और शांति का मंत्री यानी विदेश मंत्री एक प्रकार से होता था। दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक ये शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी हुआ करता था। तो ये चीज़ याद रखना, विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी। भंडागाराधिकृत राजकोष का अधिकारी। महाछपटलिक ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाछपटलिक होता था। महाप्रतिहार यह राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। तो ये अधिकारी हैं और उनसे संबंधित विभाग हैं। अब हम थोड़ा सा प्रांतीय प्रशासन देखते हैं और जिला का प्रशासन या स्थानीय प्रशासन देखते हैं कैसे था। अभी तक हम लोगों ने केंद्र की बात किया कि केंद्र पे कैसे होता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे। अब जो पूरा साम्राज्य होता था वो कई प्रांतों में बटा होता था, ठीक है। तो कई प्रांतों में बटा होता था। ये देखिए, संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुक्तियों में बांट दिया जाता था। भुक्ति का मतलब प्रांत होता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुक्तियों के नाम भी मिलते हैं। जैसे बंगाल में पुंड्रुवर्धन भुक्ति, भुक्ति का मतलब प्रांत, जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलों में बांटा जाता था और जिले को क्या कहा जाता था? प्रदेश या विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान विषयपति होता था या कुमारामात्य भी होता था। जैसे आज जिले का मालिक डीएम होता है, वैसे पहले जिले का मालिक कुमारामात्य होता था या विषयपति होता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी और इसे विषय परिषद कहा जाता था, क्योंकि विषय का मतलब क्या? जिला। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। अब इस परिषद में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते थे? तो जैसे एक नगर श्रेष्ठी होता था। नगर श्रेष्ठी यानी नगर का जो प्रमुख होता था, पूंजीगत वर्ग का नेता, पूंजीगत वर्ग का नेता होता था नगर श्रेष्ठी। एक होता था सार्थवाह, ये विषय के व्यापारियों का नेता होता था। विषय मतलब जिले, यानी जिले के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का नेता कौन होता था? सार्थवाह।
और नगर श्रेष्ठी कौन होता था? पूंजीपति वर्ग के जो नेता होते थे उनको नगर श्रेष्ठी कहते हैं। प्रथम कुलिक कौन होता था? ये कारीगर समुदाय का प्रमुख होता था। कारीगर यानी जो चीज़ें बनाते थे, चाहे लकड़ी का सामान बनाए, किसी चीज़ का सामान बनाए, तो उनका जो प्रमुख होता था वो प्रथम कुलिक कहलाता था। और प्रथम कायस्थ कौन होता था? लिपिकों का प्रधान, लिपिक। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी सबसे पहले साम्राज्य, फिर उसके नीचे प्रांत, फिर विषय, फिर ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा करना, व्यवस्था करना, निर्माण कार्य करना और राजस्व एकत्रित करना, ये सब काम था इनका। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था उस समय। तो मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था और बिहार में ग्राम जनपद। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ग्रामपति, या जिसको ग्रामकी कहते हैं, या इसी को महतर बोलते हैं। उनकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र थी। न्याय व्यवस्था देखते हैं गुप्त काल की कैसी थी। तो गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित थे। सबसे पहले राजा का न्यायालय जो सबसे बड़ा होता था, फिर पूग, श्रेणी और कुल। अब राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक कहा जाता था। ठीक है। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकार किसके पास था? राजा के पास। पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया और इसका प्रमुख कारण था भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी का आना। तो यानी कि 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक फौजदारी न्यायालय था और दूसरा था दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में जैसे ज़मीन जायदाद से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित मामले देखे जाते थे। और जो फौजदारी न्यायालय होता था उसमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी डकैती, इन सबसे संबंधित मामले देखे जाते थे। तो 2 प्रकार के न्यायालय थे, इसको याद रखना, दीवानी और फौजदारी। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली को भी सीमित जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम ये एक रचना है, शूद्रक इसके लेखक हैं। इसमें नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। न्यायालय को क्या कहा गया है? अधिकरण मंडप, और न्यायाधीश को अधिकरणिक। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था। सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत होता था। तो सेनापति जो होता था ये सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था, और जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, एक प्रकार से सेना का मंत्री होता था, वो होता था महाबलाधिकृत। ये सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना से संबंधित। फिर इसके नीचे सेनापति और फिर उसके नीचे उपसेनापति और फिर सेनाएं होती थीं। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी, ये चीज़ याद रखिए, परमानेंट सेना थी, यानी कि सामंती सेना नहीं थी। जैसे आगे हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन के समय और राजपूतों के समय, तो उनके पास स्थायी सेना नहीं रहती है। वे लोग अपने अधीन सामंत रखते हैं और सामंतों के पास सेनाएं रहती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब सामंतों की सेनाएं उनकी हेल्प करती हैं राजा की। लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं था। गुप्त काल में राजा के पास परमानेंट सेना रहती थी, यानी नियमित सेना रहती थी। और सेना के 4 अंग थे: पदात यानी पैदल सेना, रथारोही यानी रथ वाली सेना, अश्वारोही मतलब घुड़सवार सेना, और गज सेना मतलब हाथी सेना। ये 4 प्रकार की सेनाएं थीं। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। चाट, जो साधारण सैनिक होते थे इनको क्या कहा जाता था? चाट। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरीक, दशापराधिक, चौरोद्धरणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक, ये सब पुलिस के अधिकारी थे, पदाधिकारी। तो उपरीक, दशापराधिक, चौरोद्धरणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक, ये सब पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी थे। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था। जो पुलिस कर्मचारी थे उनको भाट कहा जाता था। रणभंडागारिक रसद की व्यवस्था करता था। पदार्थ वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था, यानी जो पैदल सेना होती थी
उनके रसद के लिए ये सारी व्यवस्था कौन करता था? रसद का मतलब राशन पानी, खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था रन भंडागारिक करता था। तो ये था गुप्तकालीन प्रशासन। अब हम लोग आगे इसके थोड़े जैसे टैक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, और समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।